ओके जी, वेलकम बैक। एंड ये है क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया है। ये है लॉन्ग पैसेज, 5 मिनट का रीडिंग टाइम और 3 मिनट टू डू द Q&A। टोटल 8 मिनट्स मैक्स। तो ये है हमारा पैसेज। डेफिनेटली लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है। इट इज़ रिलेटिवली वेरी डिफ़िकल्ट। यह आसान पैसेज नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मोर डिफ़िकल्ट पैसेजेस। हम जो है बिल्कुल अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। बिगिनिंग में स्टेप 1 है 15 सेकेंड। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, टैप थ्रू द 4 क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन हैं, और हमें मिलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत यूज़फुल होते हैं। तो 15 सेकेंड में आपने टैप किया, ये क्वेश्चन देखा आपने, और पांचों आंसर चॉइसेस क्विकली ग्लांस कर लिया। आंसर चॉइस में ए में देखा आपने, ये कोई बंदा है, इसको हम पी बोलेंगे, ठीक है। पूरा नाम नहीं बोलना, क्योंकि ये नाम ना बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो इन लंबे चौड़े नामों को ना हमेशा छोटा करके ही सोचना है, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ योर मेंटल बैंडविड्थ। तो यहाँ पर पी है, तो ये बोल रहा है इन ऑप्शन ए, कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स यूज्ड बाय पी टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ हिज टेक्निक। बी, एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ पी's claim of true color. C, criticize the particular technique used by P. D, support the thesis that the true beauty of P's art lies in its deficiencies. E, defend a view regarding P's work. यहाँ पर कॉमन क्या देखा आपने? आइडिया क्या लग रहा है? आइडिया ये लग रहा है कि कोई बंदा है, उसका नाम है पी, और उसने कोई ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज और डिफिशिएंसीज आ रही हैं, ठीक है। टेक्निक 2 बार आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, और डिफिकल्टी और डिफिशिएंसी भी 2 बार। तो बेसिक आइडिया लग गया ना आपको कि ये पैसेज क्या है। दिस पैसेज इज अबाउट some technique invented by this person called P, and he had a lot of difficulties that he had to overcome, और बहुत deficiencies थी उसमें। तो ये है पावर। बिफोर इवन रीडिंग द पैसेज अगर आप आंसर्स को जल्दी से ग्लांस कर लेंगे तो आइडिया लग जाता है फिर व्हाट इज द पैसेज अबाउट, ठीक है। फिर हम चलेंगे, हमारा एल्गोरिथम है बिल्कुल क्लियर है। देयर आर 8 स्टेप्स इन आवर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी नंबर 1, start reading the passage, and within the first 2 sentences you have to mentally classify the passage into one of these types. तो वही करेंगे हम। The phrase true color occurs a number of times across P's surviving writings. To him, this is his oeuvre's chief virtue, the quality that set it apart from both black and white photography and other forms of art. 2 सेंटेंस पढ़ लिए और इसमें आइडिया लग गया व्हाट इज दिस अबाउट, राइट। टेक्निक है, इसे डेवलप किया है, लेकिन टेक्निक किस में है? फोटोग्राफी एंड आर्ट में है। इनको मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है। तो बेसिकली 2 सेंटेंस के अंदर अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट टॉपिक दिस इज अबाउट। दिस इज अबाउट आर्ट एंड फोटोग्राफी। फिर चलते हैं एल्गोरिथम में। स्ट्रैटेजी नंबर 2, हम पढ़ रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड रीडिंग, 2 सेंटेंस हो गए हैं, और अटेंशन और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। और अटेंशन एंड फोकस के लिए यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी वर्ड्स एंड टर्न वर्ड्स। और ये वर्ड्स जो है सेंटेंसेस के बिगिनिंग में होते हैं। तो हर सेंटेंस को जब आप स्टार्ट करते हो, चौकन्ना होना है एंड फोकस करना है वेदर द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्टिन्यूटी और अ टर्न। टर्न के वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, हाउएवर, व्हाइल, येट, बट। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रीवियस सेंटेंस का मतलब टर्न कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज बोल रहे हैं, उसका ऑपोजिट बोलेंगे आप। कंटिन्यूटी, नाम ही कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस चल रहा है ना वो। जो आइडिया एक सेंटेंस में हमने बोला है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस में। तो इस कारण कंटिन्यूटी वर्ड्स लाइक मोर ओवर, दस, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, आइडिया को चेंज नहीं कर रहे, उसी आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि अगर सेम आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हो आप तो कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, राइट, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर टर्न हो रहा है तो कोई फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन चेंज होने वाला है, तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। तो वो अप्लाई करेंगे। तो 2 सेंटेंस हो गए, नाउ वी आर स्टार्टिंग रीडिंग। तो रीड करेंगे करेंगे करेंगे।
पहले पैराग्राफ में कोई है ही नहीं, सब कंटिन्यू वर्ड्स हैं, कोई टर्न वर्ड्स मिले नहीं। लेकिन देखिए सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड येट, यह है टर्न वर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस पैराग्राफ या प्रीवियस सेंटेंस में जो चीज़ बोला है उसका ऑपोजिट अब बोला जाएगा। और नीचे उसी पैराग्राफ में देखेंगे बट, सेम आइडिया है राइट, कि जो पहले पैराग्राफ में पहले सेंटेंस में बोला था कि बट के पहले वाले सेंटेंस में क्या था, डन मैन्युअली, प्रॉपर मैचिंग ऑफ अ सिंगल इमेज कैन टेक आवर्स, a process that has been sped up somewhat by the advent of new digital tools. But no matter the technology at one's disposal, harmonizing the three colors filtered exposures is tricky. राइट तो पहले सेंटेंस में तो ये बोला है कि नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, नए डिजिटल टूल आए हैं, तो जल्दी से हो सकता है ये काम, इट कैन बी स्पेड अप। बट वॉट एवर टेक्नोलॉजी यू हैव एट योर डिस्पोजल, कुछ भी कर लो आप, इट इज़ वेरी ट्रिकी, इट इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। डिफ़िकल्ट ट्रिकी एक ही चीज़ है, समझना है इस बात को, ठीक है। और नीचे अगेन बहुत ज़्यादा टर्न वर्ड्स हैं, इंस्टेड है, बट है, वाइल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। बिकॉज जब पढ़ रहे हो आप, अगर वाइल को देखोगे तो दैट मीन्स जो लास्ट सेंटेंस में वाइल है, इसका मतलब है लास्ट सेंटेंस बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, राइट। पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ बोली थी विच इज़ अबाउट डिफ़िकल्टी, ठीक है, और लास्ट सेंटेंस में वाइल बोला है उसने, इसका मतलब ये है कि हाँ डिफ़िकल्टीज थे लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंस टर्न वर्ड का, ठीक है। वेरी गुड, स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजी 3 है, हाँ ये फिर से यू हैव टू बी अटेंटिव, क्योंकि ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड आ रहा है यहाँ पर। तो प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड मेंटली आइडेंटिफाई करना पड़ता है व्हाट दे आर रेफरिंग टू। प्रोनाउंस आर इट, दिस एंड दैट। तो अगेन जब आप पढ़ रहे हो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज। तो येलो में देख लो आप यहाँ पर, these images are everlasting, they do not change, right। these images, they do not change। भाई these images कौन से images, वो जो है आपको प्रीवियस सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा ना। द आर्ट, जो फोटोग्राफी और आर्ट की बात हो रही है, दोज images। फिर से सेकेंड पैराग्राफ में these disjunctures, these क्या these, नीचे देख लीजिए, अ टर्कमैन कैमल शेक्स इट्स हेड पिंकली, इट्स हेड, इट किसका, कैमल का हेड। दीज डिफ़िकल्टीज़, कौन से डिफ़िकल्टीज़, जो भी डिफ़िकल्टीज़ उसने पूरे पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में बोला है ऑथर ने, दोज आर द डिफ़िकल्टीज़ एज फॉल्ट्स ऑफ हिज टेक्निक, दे कॉन्स्टिट्यूट, वही डिफ़िकल्टीज़, जो भी डिफ़िकल्टीज़ बोल रहे हैं, दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट्स चार्म। इट क्या है यहाँ पर, इट इज़ हिज वर्क्स चार्म, जो आर्ट है उसका चार्म। So being able to verbally and mentally replace these pronouns with what they are referring to will actually clarify, समझ में आएगा आपको कि सेंटेंस में एग्जैक्टली किसके बारे में क्या बोला जा रहा है। स्ट्रेटजी 4 पे चलते हैं, मेक अ मेंटल मैप ऑफ ऑल द व्यू पॉइंट्स। तो मेंटल मैप ऑफ ऑल द व्यू पॉइंट्स है कि आई हैव गिवन दिस एग्जांपल बिफोर, कि 3 व्यू पॉइंट हो सकते हैं, राइट। एक तो है ऑथर का व्यू पॉइंट, ठीक है, जो जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है, और एक होगा पी, राइट, उसका अपना व्यू पॉइंट, जिसके बारे में इसने लिखा है उसका अपना व्यू पॉइंट होगा। और थर्ड व्यू पॉइंट भी है ना यहाँ पर, जो यूरोपियन लोग थे, ऑडियंस अक्रॉस यूरोप, उनका भी व्यू पॉइंट था, राइट। उनका व्यू पॉइंट क्या था, उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रेज था यहाँ पर, ठीक है, रैप्चरस प्रेज, ये येलो में जो है, प्रोजेक्टेड फॉर ऑडियंसेस अक्रॉस यूरोप। तो 3 लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है यहाँ पर, तो यू हैव टू बी सेंसिटाइज टू दैट कि किसका व्यू पॉइंट कहाँ पर है। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वर्ड्स इटैलिक्स में हो या कोट्स में हो, और कोई अगर पंचुएशन है, तो दीज वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग, उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू कलर कोट्स में है, नीचे ट्रू वर्ड को कोट्स में रखा है, क्यों, क्योंकि ट्रू का मतलब जो है ना, डिक्शनरी मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब उसी ट्रू वर्ड पे कोटेशन मार्क लगा देते हैं उसका मीनिंग बदल जाता है, बिकॉज अब मीनिंग जो है आपको कॉन्टेक्स्ट में जाके देखना पड़ेगा कि ट्रू फोटो, ट्रू, यहाँ ट्रू क्या है, ट्रू के डिफरेंट मीनिंग है। देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू कलर विच इज पीस व्यू पॉइंट, ठीक है, लेकिन वॉट इज ट्रू,
राइट? वो ट्रू क्या है? ट्रू इज वॉट पी थॉट इज ट्रू, इवन दो इट इज नॉट परफेक्ट. वहां पर भी बहुत इम्परफेक्शन है, लेकिन जो ट्रू पी समझता है इज ट्रू फॉर हिम इज ट्रू. पॉइंट यहां मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई वर्ड आप इटैलिक्स में देखें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन इट्स कॉन्टेक्स्ट. यू कांट टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ठीक है? एंड घोस्टिंग को भी देख लो आप. यहाँ पर घोस्टिंग में क्या है? घोस्टिंग को कोट्स में रखा है इसने. क्यों? क्योंकि घोस्ट होता है भूत, राइट? तो भूत को हम लिटरली नहीं ले सकते बिकॉज इट इज इन कोट्स. इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरली भूत है वहां पर. इट मीन्स किसी और चीज को, कोई ब्लर्ड इमेज हो, कोई जो ढंग से धुंधला हो, जो ढंग से दिख नहीं रहा, उसको वो भूत की तरह मान रहा है. ठीक है? सो यू हैव टू बी सेंसिटाइज टू दैट. any word in italics or which is in quotation marks will have a secondary meaning which you have to be very sensitive. Strategy 6 तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देखो, आई मूवमेंट को जो है बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये है स्पीड. ये चीज़ ना आपको बस प्रैक्टिस करनी है. इट डजेंट मैटर क्या पढ़ रहे हो आप. यू कैन रीड इवन न्यूज़पेपर, पर द पॉइंट इज अगर आप पेन्सटेकिंगली एक एक वर्ड को पढ़ते हैं तो यू हैव टू चेंज इट, क्योंकि नीड फॉर स्पीड. मैं पहले बोले आपको मैंने कि देखिए 8 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है एंड इट इज़ टफ. इट इज़ वेरी टफ. तो स्पीड बढ़ाना पड़ता है. ठीक है? यू हैव टू एटलीस्ट डू 3 वर्ड ब्लॉक्स इन अ ग्लांस. स्ट्रेटेजी 7 वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना. आइडेंटिफाई करना है जीआरई वर्ड्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो एज यू आर रीडिंग the passage, be on the lookout for GRE words. ठीक है? rapturous येलो में यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में, दिस इज अ GRE वर्ड. रैप्चर का मतलब है एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म या एक्सट्रीम एंथुजियाज्म, प्रेज. अप्रोबेशन, अप्रूवल. ठीक है? इट्स ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, GRE वर्ड है. ठीक है? GRE का वर्ड लिस्ट आप पढ़ लेंगे तो यू विल नो, यू विल रिकग्नाइज दिस GRE वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द GRE वर्ड्स. And then you want to recognize all the synonyms and antonyms, like words which mean the same and words which mean opposite. क्योंकि GRE में बहुत होता ही है. टॉप क्वालिटी GRE पैसेज में आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भरे मिलेंगे. एंड अगर आप देखें यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने येलो में डाला हुआ है यहाँ पर, दे ईदर GRE वर्ड और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स. दैट इज़ वाई दिस इज अ टॉप क्लास हाई क्वालिटी GRE पैसेज. मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल म्यूटेड जो वर्ड है यहाँ पर येलो में सेकेंड पैराग्राफ में, उसका ऑपोजिट है ब्राइट. एंटोनिम है ब्राइट. टोन एंड ह्यूज, दे आर सिनोनिम्स. ठीक है? एक ही वर्ड को ऑपोजिट या सेम सिनोनिम मीनिंग वाले वर्ड्स को रिपीट करते हैं यहाँ पर. तो दैट शोज देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट आइडिया. आइडिया कैच करना होता है वहाँ पर. मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मज़ेदार यहाँ पर. मैचिंग, सेकेंड पैराग्राफ में मैचिंग, हार्मोनाइजिंग, कॉन्फॉर्म. देख रहे हैं आप ये 3 वर्ड जो येलो में है, मैचिंग, हार्मोनाइजिंग, कॉन्फॉर्म. ये तीनों सिनोनिम्स है. दे मीन द सेम एग्जैक्ट थिंग. मैचिंग इज द सेम एज हार्मोनाइजिंग विच इज द सेम एज कॉन्फॉर्म और सिमिलर इन मीनिंग. तो अगर एक ही वर्ड को 3 बार 3 डिफरेंट टाइप से लिखा गया है, समझाया गया है, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर डिफ़िकल्टी है थर्ड पैराग्राफ में है. वो डिफ़िकल्टी को देख लीजिए. चैलेंजेस हैं, राइट? दे आर सिनोनिम्स. डिफ़िकल्टी और चैलेंज सेम थिंग है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि डिफ़िकल्टी के बारे में बात हो रही है, कोई चैलेंज की बात हो रही है यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में. फिर फॉल्ट्स है नीचे और इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट और फॉल्ट दोनों लास्ट लाइन में सेम चीज़ है. तो यहाँ पर कोई इम्परफेक्शन की बात हो रही है. ठीक है? चार्म है, एन्चांटेड है, बोथ आर सिनोनिम्स. 2 बार दोहराया गया है, राइट? तो कॉन्सेप्ट में यही है कि कोई चीज़ को 2 बार बोल रहा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड देन फिडेलिटी. फिडेलिटी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिडेलिटी का एक और मीनिंग होता है ट्रू. तो अगर आप देखें इनिशियली ट्रू कलर, ट्रू और फिडेलिटी, दे आर ऑल्सो एक्चुअली सिनोनिम्स. कोई भी वर्ड अगर 2-3 बार आ रहा है दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स कन्वेइंग द मैसेज, राइट? मैसेज ये है कि द ट्रूथ है, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है, राइट? फिडेलिटी, ट्रू, मैचिंग, हार्मोनाइजिंग, कॉन्फॉर्म, और डिफिकल्ट और चैलेंज.
right? So basically, just by looking at these antonyms, synonyms, without even reading the entire passage, I can tell you कि कोई चीज़ है यहाँ पर जो ट्रूथ है, जिसको मैच करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर एंड में चार्म और एन्चांटेड है, तो इवन दो यू आर नॉट एबल टू मैच, इट इज स्टिल चार्मिंग एंड एन्चांटिंग, तब भी अच्छा है. दिस इज द पावर ऑफ बीइंग एबल टू रिकग्नाइज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब है स्ट्रैटेजी नंबर 8. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. देखिए, मैंने जो अभी तक 7 स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन किए हैं, दी स्ट्रैटेजीज आर एक्चुअली बाय प्रैक्टिस आपको इन पैरेलल लगाना होगा. ठीक है, सेम थिंग विद स्ट्रैटेजी 8. एज यू आर रीडिंग यू हैव टू डू इट. स्ट्रैटेजी 8 क्या करता है ना, इट गिव्स यू स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. तो आपने अभी तो डिटेल में स्ट्रैटेजी नंबर 1 to 7 डिटेल में चीज़ें देखी, बहुत बारीकी में स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को. स्ट्रैटेजी 8 इज़ बिग पिक्चर, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, स्पेशली बहुत ही डिफिकल्ट जीआरई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में, जहाँ पर इट विल बी ईजी टू रिकॉल इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर. एंड देर आर ओनली 6 स्ट्रक्चर्स. इन 6 स्ट्रक्चर में ही आपका पूरा काम निपट जाएगा जीआरई में. तो इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत परेशानी होगी आपको. अगर ये 6 स्ट्रक्चर आप समझ गए तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट. तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. इस पैसेज में 6 स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, पहला स्ट्रक्चर पहले लाइन में आ गया. ठीक है, टू हिम दिस वॉज हिज ओवर्स चीफ वर्च्यू. इसको हम कहेंगे प्रायोरिटी पिरामिड. देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा पिरामिड लगा दिया मैंने, प्रायोरिटी पिरामिड. क्यों? यहाँ पर प्रायोरिटाइजेशन हो रहा है. ठीक है, चीफ वर्च्यू. तो काफ़ी वर्च्यूज हैं, काफ़ी चीज़ अच्छी हैं, लेकिन चीफ वर्च्यू है ट्रू कलर. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस बता रहा है आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू कलर है. तो इसलिए वहाँ वो स्ट्रक्चर है वहाँ का, उस पहले लाइन का. ठीक है, फिर बीच में आ जाइए सेकंड पैराग्राफ में. सेकंड पैराग्राफ में 3 स्ट्रक्चर्स है. पहला स्ट्रक्चर तो है आपका वे दैट एन एडाजियो में साउंड क्रिस्प और कॉन्टेम्पलेटिव. क्रिस्प और कॉन्टेम्पलेटिव. ठीक है, तो ईदर दिस और दैट, राइट. तो क्लासिफाई कर रहे हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो इसीलिए हमने ट्री बना दिया. 2 पॉसिबिलिटी है तो ट्री है, राइट. चार्ट में देखिए 2 ब्रांचेस है ट्री के, 2 पॉसिबिलिटी है, तो स्ट्रक्चर मिल गया आपको वहाँ पर. फिर नीचे आएंगे तो यू विल सी 4th लाइन में द प्रोडक्ट ऑफ पेन्सटेकिंग एफर्ट्स बाय वेरियस पार्टीज इन रिसेंट ईयर्स. ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइमलाइन का स्ट्रक्चर देखा है. क्यों? क्योंकि रिसेंट ईयर्स. ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो वहाँ पर था ऑडियंसेस अक्रॉस यूरोप, दे वर सीन बाय द पब्लिक ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उस सेंटेंस में. तो टाइमलाइन चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, वो लोग थे ओल्ड व्यूअर्स, और यहाँ पर न्यू व्यूअर्स, मोर रिसेंट ईयर्स. तो यू आर कंपेयरिंग नॉट इन द क्रॉस सेक्शन, यू आर कंपेयरिंग अक्रॉस टाइम. तो टाइमलाइन भी है यहाँ पर. आधा पढ़ लिया आपने, स्ट्रक्चर आइडिया लग गया आपको कि क्या है. और फिर इसी पैराग्राफ में प्रोसेस भी है, ABC इसलिए डाल रखा है यहाँ पर मैंने. ठीक है, पूरा का प्रोसेस दे रखा है ना. डन मैन्युअली, प्रॉपर मैचिंग has been sped up somewhat, no matter technology at one's disposal, harmonizing, right. तो पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा है उसने कि क्या है, ट्रिप्लिकेट फिल्टर करना पड़ेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रखा है. तो प्रोसेस भी हो गया. थर्ड पैराग्राफ चलते हैं. थर्ड पैराग्राफ में है, सेकेंड लाइन में देख लीजिए, कॉज एंड इफेक्ट है. ही जनरली अवॉइडेड फोटोग्राफिंग एनीथिंग दैट माइट मूव व्हेन वर्किंग इंडोर्स वेयर लो light levels required exposure to drag out for 10 minutes or more. तो cause and effect क्या है यहाँ पर? तो cause है यहाँ पर कि जब कोई मूवमेंट हो रहा है, might move low light level. अगर मूवमेंट है और लाइट लेवल लो है तो फोटोग्राफ खराब आएगा. cause and effect. इफेक्ट क्या है? फोटोग्राफ खराब है. cause क्या है? 2 cause है यहाँ पर. ठीक है, एक है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और दूसरा है अगर ये इंडोर है एंड लाइटिंग पुअर है. कॉज एंड इफेक्ट है यहाँ पर स्ट्रक्चर में. और लास्ट में भी अगर देखा जाए तो बेसिकली बाइफिकेशन है यहाँ पर. ट्री है आपका. क्यों? क्योंकि क्लासिफाई हो रहा है. एक चीज़ को बोल रहे हैं ऑन वन हैंड लास्ट लाइन में कि डिफिकल्टीज एज फॉल्ट्स ऑफ इट्स टेक्निक, दे कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट्स चार्म.
डॉक्यूमेंट्री फिडेलिटी टिप्स इनटू समथिंग इम्परफेक्ट, एन्चांटेड एंड अलाइव, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ्स हैं दे आर इम्परफेक्ट, लेकिन दे आर ऑल्सो एन्चांटेड अलाइव, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अगेन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये बाइफिकेटिंग, तो इसलिए ट्री है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस, राइट, पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, आपने आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर्स दैट आर गोइंग ऑन, आपके माइंड में ना एक मेंटल मैप बन जाएगा इसका पूरा। तो अब सेकेंड हाफ पे जब आएंगे आप, यू विल बेसिकली बी डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो everything you did in the first half, which is strategy 1 to 8, has given you a mental map कि कहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर कहाँ पर है, क्या आर्गुमेंट बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज ओनली हाफ द गेम। ये मैंने पहले भी बोल रखा है कि व्हाट रियली मैटर्स इन जीआरई इज यू गेट द आंसर करेक्ट। अभी तक जो आपने पढ़ा है अच्छा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अधूरा है वो, अनलेस यू कैन टेक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू द राइट आंसर। तो हाफ एंड हाफ स्ट्रैटेजी के सेकंड हाफ में सिर्फ 4 ही हैं स्ट्रैटेजीज यहाँ पर। ग्लांस एट द क्वेश्चन फर्स्ट 15 सेकंड, ये तो हमने सबसे पहले कर लिया था, राइट। प्राइमरी पर्पस देख लिया था हमने कि पी की किसी टेक्निक के डिफिकल्टी के बारे में टिप्पणी की जाएगी, तो दैट वाज ऑलरेडी डन। अब है रीड द एंटायर आंसर चॉइस, बहुत ज़रूरी है। लंबे लंबे आंसर चॉइस होंगे, लंबे लंबे सेंटेंस होंगे, आप थके हारे होंगे, लेकिन यू स्टिल हैव टू रीड द एंटायर आंसर चॉइस। आधा पढ़ के चूज़ नहीं करना आंसर, क्योंकि ये जीआरई को बहुत अच्छा लगता है। ईटीएस जो लोग बनाते हैं टेस्ट, ये जानबूझ के सेकंड हाफ में ना सब बदल देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पूरा आंसर चॉइस पढ़ना है बिफोर चूजिंग। प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। अगर किसी भी आंसर चॉइस में वेरी स्ट्रांग वर्ड है, एलिमिनेट कर सकते हो आप उसको। पैराफ्रेजिंग बहुत होती है जीआरई में, कोई एक सेंटेंस है पैराग्राफ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, तो उस सेम सेंटेंस को रिपीट करेंगे वो, लेकिन वर्डिंग बदल के, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अगर किसी चीज़ की पैराफ्रेजिंग हो रही है दैट इज़ अ गुड थिंग, तो वो आंसर हो सकता है। ये टाई ब्रेकिंग में बहुत यूजफुल होता है प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हटाना है, अगर कोई पैराफ्रेज हो रहा है तो मोस्ट लाइकली दैट इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। और लास्ट है कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए, इज इट अ जेनरिक क्वेश्चन और स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर जेनरिक क्वेश्चन है तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में होगा, ठीक है। और जेनरिक क्वेश्चन है तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं होंगे आंसर चॉइस में, बहुत ज़रूरी है। तो जब आप गेस कर रहे हो या जल्दी से आपको कुछ करना है, तो ये जो है रूल ऑफ थंब है, इसी पे चलेगा आपका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन 1, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। दिस इन्फ्रेंस क्वेश्चन, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, और ये जनरल होते हैं। दीज आर जनरल क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द वर्स्ट सब्जेक्ट मैटर फॉर पीस टेक्निक्स। वर्स्ट सब्जेक्ट मैटर, बेस्ट नहीं बोला, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन स्टेम में वर्स्ट बोला है उसने, बेस्ट नहीं बोला, ये इंपॉर्टेंट है। ये जल्दबाजी में लोग वर्स्ट को बेस्ट पढ़ लोगे तो देयर इज नो पॉइंट, राइट, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। सो पहले क्या करना है, यू हैव टू रीड इट इन योर माइंड, यू मेड द डिटर्मिनेशन दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन। इन्फर्ड क्वेश्चन सारे जेनरिक क्वेश्चन होते हैं। फिर ABCDE स्क्रैच पेपर पे लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास पेंसिल होगा और रफ पेपर होगा, ठीक है। मैंने नीचे लिख रखा है ABCDE, और अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, नीचे से ऊपर, ठीक है, फ्रॉम E to A चलेंगे हम। पहले ऑप्शन E को देखेंगे, अ स्लो फ्लोइंग रिवर ऑन अ ब्राइट सनी डे। देखो अगर आप पीछे जाओगे, इफ़ यू गो बैक टू द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हमने एक कॉजल स्ट्रक्चर दिया था थर्ड पैराग्राफ के सेकंड सेंटेंस पे, राइट, कि एनीथिंग दैट माइट मूव एंड लो लाइटिंग दैट रिजल्ट्स इन बैड फोटोग्राफी। कोई चीज़ अगर हिल रही है और लाइटिंग खराब है तो वर्स्ट फोटोग्राफी आएगी। तो दो चीज़ों की वजह से वर्स्ट फोटोग्राफी आती है। तो यहाँ पर वही है, उसी चीज़ को बेसिकली हमें लगाना है उस एल्गोरिथम को। तो चाइल्ड रनिंग आउटडोर्स, देखो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, चाइल्ड दौड़ रहा है लेकिन आउटडोर्स है तो लाइटिंग बहुत अच्छी है। तो दो चीज़ों में एक चीज़ खराब है, एक चीज़ गुड है, राइट। तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। लाइक आई सेड, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन से सिस्टमैटिकली करना है ये। तो नीचे से ऊपर, तो ई में चलते हैं। अ स्लो फ्लोइंग रिवर ऑन अ ब्राइट सनी डे,
देखो ब्राइट सनी डे है तो लाइट है, गुड, पॉजिटिव है। स्लो फ्लोइंग रिवर, भाई स्लो हो रहा है लेकिन मूवमेंट तो तब भी है, राइट? तो इट सीम्स बैड, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है। ऑप्शन डी, अ ट्री ऑन अ विंडलेस क्लाउडी डे। देखिए ट्री है, इंडोर तो हो नहीं सकता, इंडोर तो प्लांट बोलेगा, ट्री का मतलब है इट्स इनफर्ड इट्स आउटडोर, ठीक है, तो लाइटिंग तो अच्छी होगी। और डे बोला है इसने, ठीक है, इट्स अ विंडलेस क्लाउडी डे। क्लाउडी डे है, हाँ, तो क्लाउडी डे का ये है कि क्लाउडी डे में ना आपका इतना लाइट नहीं होता, राइट, सनलाइट इतना नहीं होगा, तो लाइट कम है यहाँ पर। लेकिन गुड थिंग इज कि विंडलेस है, तो ट्री मूव नहीं कर रहा। तो अगेन दो चीज़ों में एक चीज़ अच्छा है, एक चीज़ खराब है। सो इट इज़ बैड बट इट इज़ नॉट वर्स्ट, तो सी डी को भी आप स्ट्राइक कर सकते हो। सी पे चलते हैं, कैट जंपिंग ऑन टू अ लिविंग रूम काउच। हाँ ये है इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि कैट जंपिंग मूवमेंट हो रहा है। लिविंग रूम काउच, लिविंग रूम काउच का मतलब क्या है? लिविंग रूम होता है ड्राइंग रूम, राइट, घर के अंदर, काउच है सोफा, राइट, तो घर के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है तो लाइट शायद इतना अच्छा ना हो, राइट, अंदर है घर के अंदर, और बिल्ली जंप मार रही है, तो दोनों मूवमेंट हो रहा है एंड लाइट पुअर है, राइट, दोनों चीज़ें खराब है। सो सी कैन बी द आंसर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द वर्स्ट, दोनों चीज़ें खराब है। एट दैट पॉइंट आप सी को छोड़ देंगे, बी पे चलेंगे। बी पे, वुमेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इंडोर फायर प्लेस। हाँ तो इंडोर हो गया ना, वुमेन तो बैठी है, मूव नहीं कर रही, वो तो ठीक है, गुड, लेकिन इंडोर है, इंडोर में लाइटिंग खराब है, तो एक गुड एक बैड, इट्स बैड इट्स नॉट वर्स। एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया, चाइल्ड रनिंग आउटडोर्स, मूवमेंट हो रहा है, बाहर लाइट अच्छा है लेकिन मूवमेंट हो रहा है तो वो भी अच्छा नहीं जाएगा, तो बी और ए को भी काट सकते हो आप, आंसर इज सी। दिस इज द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज। तो ये जेनरिक क्वेश्चन है या स्पेसिफिक क्वेश्चन है? बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ रहा है कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंस के बारे में क्वेश्चन है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये जेनरिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो इसका आंसर बहुत स्पेसिफिक होगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, अनलाइक जेनरिक, जहाँ पर मैंने बोला है आपको जेनरिक में स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आंसर चॉइसेस में नहीं होंगे, ठीक है। तो अगेन हमारा एल्गोरिथम चेंज नहीं होगा, नीचे से ऊपर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो बेसिकली इफ आई जस्ट टेल यू दिस, राइट, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन, रीड द एंटायर आंसर चॉइस, ये भी बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू रीड द एंटायर आंसर चॉइस। आंसर चॉइस देखोगे तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है आधा छोड़ के आलस की वजह से पूरा नहीं पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी बैड स्ट्रैटेजी, यू हैव टू रीड द एंटायर सेंटेंस, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी एंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करिए, ए बी सी डी ई लिख लिया, नीचे से स्टार्ट करिए ई। इट emphasizes द पॉइंट्स कंसर्निंग प्रोक्यूडिन गॉर्स्कीज वर्क मेड एल्सवेयर इन द पैसेज। तो अगर आपने ये मेंटल मॉडल बना लिया था, मेंटल मैप बना लिया था कि स्ट्रक्चर में लास्ट सेंटेंस में कंपैरिजन हो रही है, राइट, इसलिए हमने ट्री ट्री बना रखा था यहाँ पर। क्या था कंपैरिजन? द थिंग वाज कि हाँ इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है फॉल्ट्स है, डिफ़िकल्टीज है, और दूसरा है दे कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट्स चार्म। तो अच्छाई भी है बुराई भी है, ठीक है, और ये ऑथर बोल रहे हैं एंड में। अगर आप गौर से ध्यान दें, पूरे के पूरे पैसेज में ऑथर ने ओनली लास्ट लाइन में प्रेस किया है इसको, ठीक है। पहले पैराग्राफ में ऑडियंस अक्रॉस यूरोप ने भी प्रेस किया है, अप्रोबेशन है, रैप्चरस प्रेस है, लेकिन दैट इज नॉट द सेम थिंग एज व्हाट द ऑथर इज डूइंग नाउ। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है यहाँ पर, राइट, उन लोगों ने अलग से प्रेस किया है, इसने अलग से किया है। तो लास्ट लाइन में इट इज द ऑथर हु इज प्रेजिंग इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, टाइमलाइन भी है यहाँ पर, अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में प्रेस कर रहे हैं वो। तो आंसर ही देखते हैं, इट एम्फसाइजेस द पॉइंट्स कंसर्निंग पीस वर्क मेड एल्सवेयर इन द पैसेज। नहीं, नहीं एम्फसाइज नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट, क्योंकि एल्सवेयर इन द पैसेज तो सारे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज के बारे में बात हुई है ना, वो पूरा प्रोसेस का डिस्कशन हुआ है, थोड़ा सा प्रेस हुआ है, पर यूरोप में टाइमलाइन में इन द पास्ट हुआ है, ये एम्फसाइज नहीं कर रहा। दिस इज मोर अबाउट मॉडर्न टाइम्स, रिसेंट टाइम्स, तो इट इज़ नॉट एम्फसाइजिंग एनीथिंग दैट वाज डन इन द पास्ट। सो ई है नहीं इसका आंसर।
डी, इट क्वालिफाइज द ऑथर्स एग्रीमेंट विद द असेसमेंट ऑफ ऑडियंसेस अक्रॉस यूरोप। तो दिस कैन बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑथर एग्री कर रहा है ना, ऑथर ने बोला है चार्म है, एन्चांटिंग है। यूरोप में भी तो उन्होंने वही बोला था, लेकिन टाइमलाइन का डिफरेंस है। यूरोप में बहुत पहले बोला था, मॉडर्न टाइम्स में ये अब बोल रहा है। तो डी कैन बी द आंसर। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन में डी यू फील इज द आंसर, उसको आप छोड़ देंगे, उसको आप क्रॉस नहीं, स्क्रैच नहीं करेंगे। लेट्स गो टू सी। इट रीस्टेट्स अ पॉइंट कंसर्निंग सब्जेक्ट मैटर इन द सेंटेंस इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। इट रीस्टेट्स, रीस्टेट होता है किसी चीज को फिर से बोलना, ठीक है, दोहराना। तो क्या ये दोहरा रहा है उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग सेंटेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है, क्या उसको दोहरा रहा है यहाँ पर? तो इमीडिएट सेंटेंस देख लेते हैं पहले। क्या बोलता है उसके पहले वाला सेंटेंस? क्लाउड्स एंड स्मोक आर सिमिलरली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वीट ब्लर्स एज दे मूव अक्रॉस द स्काई। वो तो एक एग्जाम्पल है भाई, स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिल रहा है। और ये जो लास्ट सेंटेंस है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रेफरेंसिंग दैट, या रीस्टेट नहीं कर रहा उसको, राइट? वो तो अनरिलेटेड है वो दोनों, राइट? सो सी को मैं काट दूंगा, सी शुड बी स्क्रैच्ड। पी पे चलते हैं। इट ड्रॉज अ कंक्लूजन, जो लास्ट सेंटेंस है, इट क्या है? इट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। इट ड्रॉज अ कंक्लूजन कंसर्निंग पीस वर्क विच गोज बियॉन्ड द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द पैसेज एज अ होल। देखिए लास्ट लाइन है तो कंक्लूजन होना है, राइट? मोस्ट लाइकली कंक्लूजन है ये। तो इट ड्रॉज अ कंक्लूजन सीम्स करेक्ट, लेकिन ये फर्स्ट हाफ पढ़ा है मैंने, क्या बोला आपको? पूरा पढ़ना है सेंटेंस, ठीक है? तो दिस सीम्स करेक्ट, इट ड्रॉज अ कंक्लूजन, ठीक है। सेकेंड हाफ में क्या लिखा है यहाँ पर? विच गोज बियॉन्ड द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द पैसेज। तो पैसेज में कुछ एविडेंस दिया है ना उसने, हाँ। तो वो एविडेंस क्या है? एविडेंस अगर देखें तो पूरा डिफ़िकल्टी जो हमने वर्ड्स किए थे ना कि जीआरई के वर्ड्स, हाँ, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस हैं, पूरा प्रोसेस है, उस सब की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो एविडेंस जो वहाँ पर हमें मिला था वो शायद नहीं है, राइट? बिकॉज इट ड्रॉज अ कंक्लूजन कंसर्निंग पीस वर्क विच गोज बियॉन्ड द एविडेंस, राइट? तो वो जो एविडेंस मिला था दैट इज नॉट रिलेटेड टू द कंक्लूजन ड्रॉन बाय दिस ऑथर। लास्ट सेंटेंस में क्या था कंक्लूजन? कंक्लूजन ये था कि अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, राइट? तो पहले तो मोस्टली बुराई 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 था ना पूरा एग्जाम्पल, तो एविडेंस तो सब वही था। तो जब इसने बोला अच्छाई के बारे में बात किया लास्ट में, ही वेंट बियॉन्ड द एविडेंस प्रेजेंटेड, राइट? तो बी सीम्स करेक्ट, कंक्लूजन भी हो रहा है एंड गोइंग बियॉन्ड द एविडेंस, ये बहुत स्पेसिफिक वो भी है, ठीक है? और फिर ए पे चलते हैं। इट सम्स अप द जनरल पॉइंट्स कंसर्निंग पीस वर्क मेड इन द पैसेज। नहीं नहीं, देखिए बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, और कोई सम का मतलब क्या है कि समरी दे रहा है वो लास्ट सेंटेंस में, नहीं, कोई समरी नहीं हो रहा, कोई पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स को समराइज नहीं हो रहा, बहुत स्पेसिफिकली लास्ट सेंटेंस में कंक्लूजन है। तो एट दिस पॉइंट 5 में 3 आपने एलिमिनेट कर दिए है, आंसर चॉइस बी एंड डी बचे, तो 50-50 चांस, राइट? तो तुक्का कर सकते हो, जय माता दी, राइट? और यू कैन ब्रेक द टाई, ठीक है? ब्रेकिंग टाई में क्या है? दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आंसर में स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखें यहाँ पर जनरिक क्वेश्चंस में जो है आपका आंसर चॉइस में स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं होते, ठीक है? एंड पैराफ्रेजिंग होगा तो दैट्स ऑल्सो गुड, राइट? तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, राइट, बी और डी में। लेकिन आई विल गो फॉर बी, क्योंकि इन डी इट क्वालिफाइज द ऑथर्स एग्रीमेंट, राइट? लेकिन हमने बोला ये टाइमलाइन है भाई, तो उसके एग्रीमेंट को क्वालिफाई नहीं कर रहा वो एग्री कर रहा है उनके साथ, राइट? यूरोप, इवन दो मॉडर्न टाइम है, इज एग्रीइंग विद देम, तो कोई क्वालिफाई तो नहीं कर रहा ना, वो तो एग्री कर रहा है। तो इट इज़ नॉट रियली क्वालिफाइड, इट इज़ ऑथर्स एग्रीमेंट विद द असेसमेंट, बट इट इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ हिज एग्रीमेंट। क्वालिफिकेशन होता है आप कोई चीज़ एग्री करते हो, लेकिन आप कहते हो मैं पूरी तरह एग्री नहीं करता, मैं एग्री इस सिनारियो में या इस स्पेशल केस में करता हूँ, तो वो तो नहीं है, राइट? तो बी और डी में बी सीम्स मोर करेक्ट। लेकिन इन फैक्ट एग्ज़ाम के स्ट्रेस में बी और डी में अगर आपको मुश्किल लग रहा है, यू कैन चूज़ ईदर।
द ब्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन इसकी आपने 50-50 कर दिया आपने, राइट? तो तुक्का भी मार ले बी और डी में आप, यू कैन स्टिल गेट द राइट आंसर, ठीक है? चलते हैं फिर क्वेश्चन 3। तो अब तक क्लियर हो गया ना हाउ टू टैकल। क्वेश्चन 3 में है द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। तो मेन पर्पस जो है ये जेनरिक क्वेश्चन होता है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन द आंसर चॉइसेस, और अगर किसी आंसर चॉइस में पैराफ्रेजिंग हो रही है दैट शुड बी द राइट आंसर, दैट्स ऑल, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड जेनरिक क्वेश्चंस जो होते हैं उनके यूजुअली फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ से ही आते हैं। तो मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, तो अगेन ए बी सी डी ई नीचे लिख लिया और नीचे से ऊपर चलते हैं। ऑप्शन ई, डिफेंड अ व्यू रिगार्डिंग पीस वर्क। देखिए जेनरिक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी जनरल होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक आंसर ही है। डिफेंडिंग अ व्यू, एक व्यू को डिफेंड नहीं, राइट? आंसर चॉइस जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है, तो ई को हटा देंगे। डी, सपोर्ट द थीसिस द ट्रू ब्यूटी ऑफ पीस आर्ट लाइज इन इट्स डेफिशिएंसीज। दिस सीम्स करेक्ट, ठीक है? तो इसको हम अभी रखेंगे। वाई डज इट सीम करेक्ट? क्योंकि आप देखें तो इन द स्ट्रक्चर, इन द लास्ट सेंटेंस ही टॉक्स ऑफ बोथ द डेफिशिएंसीज एंड द चार्म, पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों बैलेंस कर रहा है, राइट? तो पूरे पैराग्राफ में जो है उसने एक थीसिस बनाया है, एविडेंस प्रेजेंट किया है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो सो बेसिकली इट सीम्स कि स्ट्रक्चर के साथ ये जाइव कर रहा है, तो डी डज सीम लाइक द करेक्ट आंसर, तो अभी के लिए हम उसे छोड़ देंगे। सी, क्रिटिसाइज द पर्टिकुलर टेक्निक यूज बाय। देखिए अगेन क्रिटिसाइज तो कर रहा है वो, लेकिन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक आंसर चॉइस एंड दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन, मेन पर्पस, तो सी नहीं है। एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ पीस क्लेम ऑफ ट्रू कलर, तो दिस कैन बी करेक्ट। आयरनी है विडंबना, ठीक है? तो विडंबना है यहाँ पर, देयर इज सम आयरनी, क्योंकि अगर आप टाइमलाइन देखें तो पी के ज़माने में ये ट्रू कलर था, ठीक है? उस ज़माना था ब्लैक एंड वाइट का, तो ये ट्रू कलर था। लेकिन उसको जब हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आज के ज़माने में, हमें वो ट्रू कलर नहीं मिल रहा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड है, ठीक है? डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस की जो बात हो रही थी, तो विडंबना ये है कि उस टाइम में जो चीज़ ट्रू था, आज के ज़माने मॉडर्न टाइम में वो चीज़ हम रिप्लिकेट नहीं कर पा रहे, तो विडंबना है बाद में। तो बी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर एज वेल, तो बी को भी हम छोड़ देंगे। लेट्स गो टू ए, कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स यूज्ड बाय पी टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ हिज टेक्निक। देखिए हाँ, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, ठीक है? पी ने काफ़ी चीज़ें की हैं टू ओवरकम डिफिकल्टीज ऑफ हिज टेक्निक, राइट? उसने लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो उसके डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए ही इज़ डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, राइट? कि हाँ देखो, हमें ज़रा मूवमेंट नहीं करना, लाइट लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें उसने की है यहाँ पर टू ओवरकम हिज डिफ़िकल्टीज, बट इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक आंसर टू अ जनरल क्वेश्चन। तो वाइल द आंसर इट सेल्फ टेकन ऑन फेस वैल्यू इज़ करेक्ट, ठीक है? आंसर में कोई गलती नहीं है ए में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है, हमें मेन पर्पस चाहिए। ये जेनरिक क्वेश्चन है, मेन पर्पस वाले क्वेश्चन हमेशा जेनरिक होते हैं, तो ए को भी हम हटा देंगे, स्क्रैच कर देंगे, तो बचे बी एंड डी। बी एंड डी में करेक्ट आंसर क्या है? दिस इज टफ, ठीक है? दिस इज अ टफ पैसेज, दिस आर टफ आंसर चॉइसेस, बट दिस इज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द जीआरई। तो डी और अगर बी और डी में आपको चूज करना है, क्या करेंगे आप? जय माता दी कर लीजिए, यू कैन ईदर गेस 50-50 हो गया प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन में। अनदर वे टू ब्रेक द टाई, इसके मैंने बोला ये जेनरिक क्वेश्चन है, तो आंसर चॉइस भी जेनरिक होगा, ठीक है? आंसर चॉइस भी स्पेसिफिक है, ये विडंबना की एक ही चीज़ की बात कर रहा है, राइट? द आयरनी। लेकिन डी देखो, सपोर्ट्स द थीसिस, ये बहुत जेनरिक है, थीसिस है, राइट? ट्रू ब्यूटी लाइज इन इट्स डिफिशियंसीज, तो इट इज़ मोर जेनरिक देन बी। तो बी और डी में डी इज द राइट आंसर, so that is what you choose. Last question, the attitude of the author towards P's work is, देखिए this is a very straightforward question. This basically is testing your word meanings, ठीक है? और I'll say this is actually a easy question. Unlike question 2 and 3, this is a easy straightforward question. तो last sentence में he had a positive tone, right?
तो दिस इज बेसिकली द टोन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ एंड स्पेशली द लास्ट सेंटेंस. तो चार्म, ठीक है, एनचांटेड, अलाइव, ये पॉजिटिव वर्ड्स है. तो यू कैन नो, एंड दिस इज बेसिकली द ऑथर्स व्यू पॉइंट, राइट. ये भी ज़रूरी है, दिस इज द ऑथर्स ओन व्यू पॉइंट. So based on this, you can be pretty sure that the author is very positive opinion about P's work. तो starting from down to top, E scratch कर दीजिए. Pessimistic is a very negative word. Unequivocally disinterested. नहीं, disinterested का मीनिंग पता होना चाहिए आपको. Very frequent GRE word. Unequivocal, equivocal बहुत common GRE word है. You need to know the meaning of these two. D नहीं है. C is unreservedly critical. क्रिटिकल तो है ही नहीं. क्रिटिकल का मतलब होता है कुछ बुरा बोलना, राइट. पर ये तो अच्छा बोल रहा है, चार्म एनचांटिंग बोल रहा है, अलाइव, दिस ऑल पॉजिटिव वर्ड्स. तो सी हो ही नहीं सकता. तो बचे ए एंड बी. क्वालिफाइड अप्रिसिएशन, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है. अप्रिसिएशन एंड ऑप्टिमिज्म बोथ आर पॉजिटिव. ए में कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है और बी में है क्वालिफाइड अप्रिसिएशन. तो ए और बी में ना कॉशियस ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है. लेकिन अगर आप लास्ट सेंटेंस देखोगे, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसने ये बोला है कि हाँ डेफिशिएंसीज हैं, राइट, लेकिन इट्स स्टिल इन स्पाइट और डिस्पाइट ऑफ दोज डेफिशिएंसीज, ऑफ दोज इम्परफेक्शंस, इट्स एनचांटेड एंड अलाइव. इसीलिए तो हमने ये स्ट्रक्चर में ट्री बनाया है यहाँ पर. इट्स इम्परफेक्ट बट एट द सेम टाइम एनचांटेड एंड अलाइव. द इम्परफेक्शन एक्चुअली एड्स टू इट्स चार्म, राइट. तो इट इज़ नॉट वेरी कॉशियस. ऐसा नहीं कि वो डर डर के बोल रहा है, राइट. इट्स क्वालिफाइड अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट कर रहा है उसको, लेकिन क्वालिफाइड है कि भाई हाँ बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन थोड़े इम्परफेक्शंस भी हैं. तो क्वालिफाइड का मतलब वही है. एंड क्वालिफाइड इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट GRE वर्ड. तो इसका मतलब आपको सीख लेना चाहिए. आंसर इज बी. एंड इवन इफ यू डोंट नो, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है टोन. तो अगेन जय माता दी कर लीजिए, प्लस गेस मार लीजिए. ए कर लीजिए, बी कर सकते हो अगर आपको गेस करना है, लेकिन आंसर बी है. आशा है you have understood the methodology, and like I said, this is a very difficult passage, so don't be disheartened. अगर आपने एक बार attempt किया है and you got all the wrong answers, don't be disheartened. Go back, ठीक है. आपने अब सीख लिया है the algorithm, how to apply. There's a very very systematic process. So now the question is, you have to first learn how to do the process slowly and then practice to increase your speed, ताकि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे और आपके दिमाग का दही बन गया हो, 3 घंटे हो गए हैं, यू हैव रिटन 2 essays, यू हैव डन द फर्स्ट पार्ट, वर्बल कर लिया, क्वांट कर लिया, ये लास्ट सेक्शन वर्बल आ गया आपका. तो उस टाइम में ना यू हैव प्रैक्टिस सो मच ये एल्गोरिथम दैट यू डोंट फील टायर्ड. और इवन इफ यू आर टायर्ड, यू डोंट हैव टू यूज़ योर माइंड. आराम से, धीरे से, बिना किसी झंझट के 1 by 1 एल्गोरिथम फॉलो करना है. So there are 6 more reading comprehension passages for practice. I will strongly recommend to use this video as a template, the solution as a template. Attempt all the other 6, okay, under timed conditions, and then under untimed conditions, and see if you make any improvement by doing it untimed. And then if you do not get the right answers, even in untimed, at that point you should go through the videos again, look at the solutions and try to understand step by step. एक बार ये साथ के साथ आपके हो जाएंगे, you'll have enough practice, ठीक है, of the algorithm, कि algorithm क्या है. Now you have to repeat this exercise. Like I said, these are high quality GRE comprehension passages यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए हैं साथ के साथ. तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी जब आप बुक उठाएंगे ऑफिशियल ETS मटेरियल और उसमें सेम पैसेज देखेंगे आप. तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल डिफिकल्टी लेवल, एंड यू विल फाइंड दैट ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स, द स्ट्रैटेजीज आई एक्सप्लेन्ड हियर आर एक्चुअली ट्रांसफरेबल देयर, एंड यू विल एक्चुअली बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वहाँ पर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे within 1 month of regular practice, you will find कि you will start getting the questions right on the official GRE passages, which are very very difficult. Okay, so all the best.